जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं घटना चक्र की 17th बीपीएससी के लिए मार्केट में जो टेस्ट सीरीज आई है दोस्तों, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd को देखा था, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें बजट और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों घटना चक्र की 17th बीपीएससी को केंद्र में रखकर जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का कि वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या क्या है यहाँ पर, तो यह है बार। और ये जो है दोस्तों गैर एसआई यूनिट है। प्रेशर का जो ये है बार, ये गैर एसआई यूनिट है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है पास्कल। कितना क्या होता है, पास्कल होता है। और 1 बार इक्वल टू कितना होता है, तो 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है। एसआई में क्या होता है, इससे ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रेशर को न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। गैर एसआई मात्रक कौन सा होता है, बार। और एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और 1 बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कथन ए में कह रहा है क्या कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों, कथन जो है गलत है। जब कोई भी सरफेस जो होता है कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस होता है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो वहाँ पर जो भी व्यक्ति खड़ा हो दोस्तों, वो गति नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये तो हमारा जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। कारण इसका हम देखते हैं कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो यह स्टेटमेंट सही है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो होता है वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये जो कथन है गलत है, लेकिन कारण इसका जो है दोस्तों सही दिया गया। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों लाल रंग का वो सर्वाधिक होता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नलों में लाल प्रकाश का प्रयोग हम लोग करते हैं। और प्रिज्म से होकर कौन सा जो रंग है सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, तो वो कौन सा है, रेड। आपने ये पढ़ा होगा, BIBGYOR। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, वायलेट। सबसे कम कौन सा होता है, डिफ्लेक्ट। तो याद रखना है रेड होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दोस्तों लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखना है सबसे कम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी अपवर्तनांक होता है। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो यह होता है बैंगनी कलर का। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों वह कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वायलेट रंग का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वह सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वह रेटिना के पीछे बनता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, किस लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस का। कौन सा, तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि में दूर की वस्तुओं को आदमी तो सही से देख पाता है, लेकिन निकट की जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों वो आदमी सही से नहीं देख पाता है, जो भी दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बेंड हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि रेडियो जो तरंगे वह चुंबकीय क्षेत्र में बेंड हो जाती है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है कि रेडियो जो तरंगे हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में बेंड हो जाती है, क्योंकि रेडियो जो तरंगे होती है वो कैसी तरंगे होती हैं दोस्तों, तो ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक है, रेडियो तरंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये बेंड नहीं होती, क्योंकि ये कैसी इनकी प्रकृति कैसी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। और इसका कारण भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि रेडियो तरंगे की जो प्रकृति होती है वह विद्युत चुंबकीय होती है, और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होगा दोस्तों, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वह चुंबकीय क्षेत्र में जो होगा दोस्तों बेंड नहीं होगा। तो कथन इसका गलत है, लेकिन कारण सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों, कृत्रिम जो उपग्रह है वह सुस्पष्टता से जो है डॉपलर प्रभाव द्वारा जो है दोस्तों क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भूस्थैतिक स्थिति यानी जियोस्टैटिक पोजीशन क्या है। तो जियोस्टैटिक पोजीशन क्या है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो उसे कौन सा पोजीशन कहा जाता है, जियोस्टैटिक पोजीशन कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि आईसीटी का तात्पर्य क्या है। तो आईसीटी का तात्पर्य क्या है दोस्तों, सभी को मालूम होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर बताएं। तो 9 का मैं केवल डायरेक्ट आंसर बता देना, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीडीएफ में आप लोग इसे बना लेंगे। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग किसके समान होता है, तो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण का जो होता है द्रव्यमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्न का सही मिलान करना है। एक तरफ तत्व दिया गया और संयोजकता यानी वैलेंसी आपसे पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का संयोजकता कितना है, 4 है। फ्लोरीन का संयोजकता कितना है दोस्तों, तो फ्लोरीन का जो संयोजकता है वह कितना है, तो फ्लोरीन का जो संयोजकता है वह है 1। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है, तो एल्युमिनियम का संयोजकता है 3। और सल्फर की बात करें तो इसका संयोजकता कितना है, तो यह है 2। राइट आंसर की बात करें तो ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 किस में है, तो यह ऑप्शन बी में राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि जल के साथ कौन सा अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता है ये पूछा जा रहा है। तो धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लेड। और भी कौन सा है, और भी आपको क्या याद रखना है, लेड है और कौन सा है, तो याद रखेंगे कॉपर, लेड, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, यानी सोना, प्लेटिनम। ये सब जो धातुएं हैं दोस्तों वह जल के साथ या भाप से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते, जबकि आयरन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पीतल का जो रंग है हवा में किसके कारण फीका पड़ जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। इसके कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 1 और 2। यानी हीरा से कांच पर हम किससे खरोच सकते हैं, तो हीरा से। और किससे खरोच सकते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, ठीक है। तो डायमंड और HF से हम लोग कांच पर क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइन या खरोच सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो नाइट्रोजन मुक्ति से क्या हो जाएगा, तो याद रखना है नाइट्रोजन जो मुक्ति से होगा दोस्तों वह स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है, यह अप्रभावित रहता है नाइट्रोजन मुक्ति से। तो नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। तो पीएच मूल्यांकन आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक क्या होता है, पीएच होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी खोज किन के द्वारा किया गया था, तो सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज किया गया था दोस्तों, पीएच स्केल का। ठीक है, एसिड बेस टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर 7 हो तो न्यूट्रल हो, 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो कैसा होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो खाने का जो नमक है दोस्तों NaCl, वो याद रखना है, वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। जैसे मजबूत अम्ल क्या हो गया, HCl। ठीक है, और मजबूत क्षार क्या हो गया, NaOH। ये दोनों मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, नमक बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से ही क्या बनता है दोस्तों, NaCl बनता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में हम लोग कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंस रहेगा ये सवाल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी के उपयोग में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन यानी वर्मी कल्चर क्या है। तो कीट संवर्धन क्या है दोस्तों, तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का क्या है, विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, ये पूछा गया कि कौन सा जो है वह पक्षी नहीं है। तो याद रखना है, तोर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन महसीर। गोल्डन महसीर जो है पक्षी नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों, यह एक मछली है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। तो कीटहारी पादप कौन सा है, तो घटपर्णी, जिसे हम लोग पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं, वह एक कैसा है, कीटहारी पादप है। और कीटहारी पादप ऐसा क्यों करते हैं, तो जहाँ पर भी कीटहारी जो कीटभक्षी पादप होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टियों में, और इसकी पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं दोस्तों, कीटों को खाते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ड्रोसेरा भी है, नेपेंथिस भी है, घटपर्णी भी है। तो ये सब कीटहारी पादप के उदाहरण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि लिपिड्स का पाचन, लिपिड्स मतलब फैट्स, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो पेप्सिन तो प्रोटीन के लिए तो थर्ड तो नहीं होगा, सभी लोग को मालूम होगा। तो थर्ड जहां जहां पर है वो ऑप्शन पहले हटा देते हैं, ये हट गया हमारा, ये हट गया। अब पित्त अम्ल से जो होता है वह लिपिड्स का पाचन होता है। बिल्कुल सही है कि पित्त अम्ल से जो है हम लोग फैट्स का पाचन करते हैं, बिल्कुल यह सही है। उसके बाद हमारा क्या बचा, लाइपेज बचा। तो आइए लाइपेज को भी देख लेते हैं कि क्या लाइपेज से वसा का पाचन होता है। तो याद रखना है, लाइपेज से भी जो होता है वसा का पाचन होता है। राइट आंसर की बात करें तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। तो पित्त अम्ल और लाइपेज से क्या होता है, लिपिड्स यानी फैट्स का पाचन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर ये एक श्रृंखला लुप्त दिया गया दोस्तों, उसको आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.7। राइट आंसर होगा सी। शरीर रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो रक्त शरीर में क्या काम करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है, रक्त का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पतियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये तो। स्टोमाटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमाटा के द्वारा होती है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा, 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से थे, तो ये राज्य थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा हरित क्रांति 1960 के दशक में जो चलाया गया था हरित क्रांति, उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो आमदनी पर कर की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था,
तो यह किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर की मतलब आयकर का इनकम टैक्स का शुरू किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। फिर ये योजना, प्रथम योजना, द्वितीय योजना और कार्यक्रम। तो प्रथम योजना में हमारा बल किस पर था, ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर दिया गया, सॉरी मिलान करना है कि प्रथम योजना जो था हमारा, उस पर हमने क्या जोड़ दिया था, तो याद रखना सामुदायिक विकास पर जोड़ दिया था। द्वितीय योजना की अगर हम बात करें तो इस पर हम लोगों ने तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया था। तृतीय योजना पंचवर्षीय योजना के बारे में यह कह रहा है दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने आधारभूत उद्योगों का प्रसार पर बल दिया था। चतुर्थ योजना की बात करें तो इसमें हम लोगों ने स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि पर बल दिया था। और पंचम योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर बल दिया था। तो राइट आंसर की बात करें तो ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा और ई का क्या हो जाएगा 4। तो 2 1 3 5 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 1 3 5 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 का क्या आंसर होगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल परिसंपत्तियों पर आपको विचार करना है। तो आपको बताना है कि इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है। तो सर्वाधिक तरल परिसंपत्तियां कौन सा होता है, तो सर्वाधिक होता है करेंसी। याद रखना है, काफी ये VBI क्वेश्चन रहेगा दोस्तों BPSC के लिए। सबसे तरल कौन सा होता है, करेंसी होता है। उसके बाद बैंकों के पास जो जमा राशि होती है वह सबसे सर्वाधिक तरल होती है। उसके बाद बैंकों के पास जो बचत खाता होता है वह सर्वाधिक तरल होता है। और बैंकों के पास जो सावधिक जमा होता है वह लास्ट में आता है दोस्तों तरल परिसंपत्तियों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा सबसे पहले, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 किसमें, तो यह है ऑप्शन डी में। राइट आंसर होगा डी। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित कैसे किया जा सकता है। तो मुद्रा प्रसार का पहले अर्थ समझना है कि मुद्रा प्रसार से तात्पर्य क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है। मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, गिर जाती है। याद रखेंगे, अर्थात मुद्रा की निश्चित मात्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय किया क्या जा सकता है दोस्तों, क्रय किया जा सकता है। ठीक है, इन सब के परिणाम स्वरूप समान कीमत स्तर क्या होता है दोस्तों, तो समान कीमत स्तर जो होता है वह क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमत निर्देशांक में वृद्धि। मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होती है बल्कि क्या हो जाता है, यह घट जाता है। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमत स्तर में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, उसी को मुद्रा प्रसार कहा जाता है। तो जब मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाए तो उसे मुद्रा प्रसार कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, कीमतें जो होती है दोस्तों बढ़ जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है, ये सवाल दिया गया है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हम लोग दोस्तों किसे कहते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं श्रम की सीमांत उत्पादकता जब शून्य हो जाती है तो उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता जब शून्य हो जाए तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि पिछले बार सर्वाधिक जो क्वेश्चन परेशान किया था स्टूडेंट्स को वो इकोनॉमिक्स में ही किया था। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को मैं 1-2 बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों फिट बैठ जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। तो विश्व बैंक का गठन कौन कौन सी संस्था मिलकर करती हैं, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा। ये जो संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि यानी IMF इसका गठन नहीं करती है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है हमारा सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग किससे था, तो यह केंद्र राज्य संबंध से था। तो अब हमको देखना है कि ए का थर्ड किसमें, तो ए का थर्ड एक ही में, यही इसका आंसर हो गया।
बाकी भी देख ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री रंगराजन जो समिति था वह गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। पारेख जो समिति था, देखिए पारेख समिति मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन एक ही ऑप्शन से पूरा एलिमिनेट हो जा रहा है। पारेख समिति आप याद रख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड था ये। नरसिम्हन समिति जो था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। राइट आंसर तो हम लोगों ने देख रखा है, क्या होगा, ऑप्शन ए। एकमार्ग का संबंध है, तो एकमार्ग का संबंध किससे होता है? यह होता है गुणवत्ता से होता है एकमार्ग का संबंध। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जो होता है जनसंख्या में वृद्धि जो होता है वह ज्यामितीय क्रम में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कार्ल गुरली किसके लिए विख्यात है? तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए जो विख्यात है, कार्ल गुरली ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में कार्ल गुरली की खान किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसको कहने वाले व्यक्ति की पहचान कीजिए। भारत में सामुदायिक समूह की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट दिया था मोहम्मद इकबाल ने। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल कि भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता, यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। फिर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो पिग्मी जो जनजाति वो कांगो बेसिन में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अंगामी जो है नागालैंड में, बिल्कुल सही है। एनु जो है जापान में, बिल्कुल सही है। किड़ीघिज जो है वह सूडान में नहीं पाया जाता है, याद रखना है। किड़ीघिज कहाँ पर पाया जाता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि किड़ीघिज जो है कहाँ पर पाया जाता है। किड़गिज जो है दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाने वाली जान जाती है, याद रखना है। कहाँ पर पाया जाता है? यह मध्य एशिया में, न कि सूडान में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मिट्टी है और जलवायु प्रदेश है। तो अगर हम बात करें कि पॉडजोल, तो पॉडजोल जो मिट्टी है किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो यह शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। केरनो जो जेम जो मिट्टी है वह किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण शीत स्टेपी में यह पाया जाता है मिट्टी। स्पॉडजोल्स ये जो है आर्द्र शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला मिट्टी है। और लेटेराइट जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में पाए जाने वाला मिट्टी है। तो अगर आप इन सभी के बारे में नहीं जानते हो तो केवल लेटराइट के बारे में अगर आपने भारत में पढ़ा होगा तो लेटराइट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो यहीं से ये जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है कि डी का तीसरा केवल किस में है? तो यह ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपने समझ लिया कि पॉडजोल जो है शीत समशीतोष्ण में पाई जाने वाली मिट्टी है। चेरनोजेम जो है समशीतोष्ण शीत स्टेपी में पाई जाने वाली मिट्टी है। स्पॉड जोल्स जो है आर्द्र शीत समशीतोष्ण में पाए जाने वाला। और लेटराइट जो है उष्ण एवं आर्द्र में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें, तो किसमें होता है? जिसमें चूना पत्थर होता है वहां पर टेरा रोसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होता है। कारण है कि जाड़े में वहां पछुआ हवाएं जो है दोस्तों चलती हैं। तो यह भी स्टेटमेंट इसकी जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो नेपाल, भूटान और चीन से मिलने वाला कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह प्रदेश कौन सा है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है दोस्तों उसकी जो सीमाएं हैं वह नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगी हुई है, याद रखेंगे। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय उसे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन के नाम से हम लोग मिजोरम को जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? मिजोरम को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर यानी सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सैडल पीक जो है यह स्थित है दोस्तों उत्तरी अंडमान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? लगभग एक ही बोला जा रहा है। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का जो यहाँ पर मैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या सही है था? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम केंद्र जो है एक ही है,
याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर जो है दोस्तों, आंसर में यहाँ पर डी दिया गया, तो आप लोग इसको सुधार कर लेंगे। आंसर इसका राइट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है डी, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता क्रम यानी सबसे लंबी से प्रारंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है और आपको ये बताना है। तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद गोदावरी के बाद आएगा कृष्णा, कृष्णा के बाद आ जाएगा दोस्तों नर्मदा, नर्मदा के बाद क्या आएगा, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3241। 3241 किसमें, 3241 है, एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 48 नंबर। 48 का आपसे पूछा जा रहा है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। तो कोपेन की जलवायु से भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, जिसे हम लोग CWG के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में लाल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है, यह पूछा गया है सवाल। राइट आंसर हो जाएगा मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, यह है जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और कारण, मतलब कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, यह कहा जा रहा है। तो यह जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और कारण जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, जो कि 1909 में आया था, उसी के द्वारा इसकी नींव पड़ी थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा जो है दोस्तों कब पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था जनवरी 22 जनवरी 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, संस्थान और अनुच्छेद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह हो जाएगा कितना में, 148 में। वित्त आयोग की बात करें तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक अधिकरण जो है तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 323 में। आपको मुझे बताना है कि इसे किस संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण को भाग बनाया गया था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग का क्या हो जाएगा, 315। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3241। 3241 किसमें, तो ऑप्शन ए में। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार पर होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, पहली बात की ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए। तो संसदीय व्यवस्था में सरकार क्या होता है, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यही होता है संसदीय व्यवस्था में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो याद रखना, संघीय लक्षण कौन सा नहीं, तो केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा, यह केंद्रीय लक्षण के अंतर्गत, संघीय लक्षण के अंतर्गत आता है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी संघीय लक्षण का प्रावधान है। लेकिन एक हरी जो नागरिकता है, यह संघीय लक्षण नहीं है भारतीय संविधान का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, तो इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, यह इसमें नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन मिले, यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान वितरण, तो यह भी जो है दोस्तों यह भी आता है डीपीएसपी में। अस्पृश्यता उन्मूलन, तो ये आर्टिकल 17 में है, तो ये फंडामेंटल राइट्स है, न कि डीपीएसपी, तो यही होगा इसका राइट आंसर। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहना, तो यह भी है डीपीएसपी के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे, काफी अच्छा सवाल है। तो वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यह जो है
संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। साधारण विधेयक को वो पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा नहीं है? तो वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, कितना होता है इनका कार्यकाल? याद रखना इंपॉर्टेंट है सवाल। राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जमानत कब कोई खो देता है? तो याद रखना है कि जब उसे किसी भी प्रत्याशी को वैध मतों का 1/6 भाग 1/6 भाग उसे नहीं प्राप्त होता है, तो वह अपनी जमानत क्या कर देता है दोस्तों? खो देता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना है संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां हैं वह क्या है? सेम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नए अखिल भारतीय सेवाओं गठित करने के विषय में इसमें किसको पावर अधिक दिया गया? यह राज्यसभा को दिया गया। सरकार को हटाने के विषय में तो ये लोकसभा से रिलेटेड है। कटौती प्रस्ताव करने के विषय में तो इसमें भी दोनों को सेम जो है अधिकार नहीं दिया गया है। सेम अधिकार केवल किसमें है? तो ये केवल नहीं बोल सकते हैं, संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां दी गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है, इसमें ये शामिल नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल सही है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो यह बढ़ाने का अधिकार दिया गया संसद को, यानी पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या करता है राज्यपाल? राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को क्या कर सकता है? रिजर्व रख सकता है, यानी आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। यह जो है संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है यह एक संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिला है वह कहाँ से मिला है? तो लहुड़ा देव से देखने को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भारतीय उपमहाद्वीप में बोल रहा है, तो याद रखेंगे लहुड़ा देव होगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है। इस तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बना था, यह बोला जा रहा है। तो याद रखेंगे इस तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों, तो आपने सुना होगा कि कई आकार की ईंटों का प्रयोग वहां पर किया गया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और एक मंजिला नहीं होता था, 2 मंजिला 3 मंजिला भी होता था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये स्टेटमेंट सही है। मुख्य जो सड़कें होती थी वो औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करता है? ये बोला गया है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह बोला जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, विशाल महल और मंदिर नहीं होता था। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। मातृ देवी का आपने नाम सुना होगा। वे युद्ध में घोड़ों तथा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो किसी भी सभ्यता से हमको ऐसा किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हमको कोई भी हथियार ऐसा नहीं कोई ऐसा हथियार नहीं मिला है दोस्तों जो युद्ध को क्या करता है, इंगित करता है, यानी दर्शाता है। इसलिए कहा जाता था क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह शांति मूलक सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ हमको किसी भी प्रकार का हथियार देखने को नहीं मिला। तो ये युद्ध में घोड़ों का प्रयोग है, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। निम्नलिखित में से कौन शुल्क 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 नहीं होगा, शुक्ल होगा, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वह है वाजसनेयी। वाजसनेयी जो है शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद की संहिता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बटा हुआ है और उसी में शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी संहिता। अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम कौन थे, तो बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। वैशाली में इनकी मुलाकात होती है, ठीक है, अलार कलाम से, और इन्हीं से जो बुद्ध हैं सांख्य दर्शन सीखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किसके संबंध में है ये, तो यह कहा था किसने, याद रखना है, यह कहा था बौद्ध ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तीर्थंकर और महावीर। तो महावीर का तो है सी, अब देखना सी का दूसरा किस में है, तो सी का दूसरा यहाँ पर जो है दोस्तों 2 में है, या तो बी होगा या तो डी होगा। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ का क्या था, तो सर्प था, याद रखेंगे, ठीक है। तो ए का तीसरा होना चाहिए, ए का तीसरा किस में है, तो ए का तीसरा है डी में, तो ए का तीसरा सी का दो, इसी से मालूम चल गया कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ऐसा ही मतलब है दोस्तों स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। आदिनाथ की अगर हम बात करें तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह है क्या, वृषभ है, और शांतिनाथ का क्या है, हिरण है, ठीक है, याद रखेंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं, निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है, तो किन जनपदों का नाम है, तो याद रखना मगध का है, अस्मक का है और कंबोज का। इसमें छेदी और वत्स का नहीं है उल्लेख अष्टाध्याय में। संस्कृत की व्याकरण की पहली बुक है अष्टाध्याय, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि है, राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। कथन और कारण से रिलेटेड है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, यह कथन कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। अशोक ने 261 में कलिंग पर अटैक किया था बीसी में, और अटैक कर कर उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, यह भी जो है कारण इसका सही दिया गया, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है, इंपॉर्टेंट है सवाल, राइट आंसर हो जाएगा दसपुर शिलालेख में। दसपुर शिलालेख में हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, राइट आंसर होगा ए। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, तो मोहम्मद गौरी का दास कौन था जिसने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त किया था, तो यह था बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भौगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था, बिल्कुल स्टेटमेंट यह सही है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु पार कर लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, कौन था आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कब अटैक हुआ था, तो 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है भारत में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, 1498 में आया था, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 1498 में विजयनगर साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था, ठीक है, केवल यहाँ पर एक ही सही है। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ, खालसा भूमि भी आप इसे बोल सकते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह स्टेटमेंट दिया गया है, तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था जिसे हम लोग दीवाने बंदगान, याद रखना है दीवाने बंदगान, ये सवाल पूछा भी गया पीएससी में कि दीवाने बंदगान क्या है, तो दास विभाग है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कवि पितामह की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो याद रखना अल्लाह सिंह पेडुन्ना को कृष्णदेव राय के द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अष्ट दिग्गज जो थे किनके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, और इसमें अल्लाह सिंह पेडुन्ना, तेनाली राम कृष्ण, ये सभी के सभी अष्ट दिग्गज में क्या थे दोस्तों, शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, यह पूछा गया सवाल, राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो खराज, और क्या हो जाएगा उस्र और मुक्ताय। खुम्स क्या था, तो युद्ध में लूटा हुआ धन, क्या था, युद्ध में जो लूटा हुआ धन था उसे कहा जाता था क्या दोस्तों, खम्स कहा जाता था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3, 4 किस में, तो डी में। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है, तो जैता और जो कुंपा थे वो मारवाड़ से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अकबर के शासनकाल का निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए,
पहली बात की ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और आइए हम लोग देखते हैं 83 का थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूँ इसको, बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा 1564 में किया जाता है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में किया जाता है। महजर का पर हस्ताक्षर कब किया जाता है? तो यह किया जाता है 1579 ईस्वी में। और दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा कब किया जाता है? तो 1582 में। तो आप आसानी से लगा सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा जजिया कर की समाप्ति किया जाता है, उसके बाद इबादत खाने का निर्माण, उसके बाद महजर पर हस्ताक्षर किया जाता है और दीन इलाही की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है क्या हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अधिकारी दिया गया और विहत करता, तो दीवाने जो तन थे वह जागीर व वेतन को देखता था, दीवाने तन नामक अधिकारी। मुस्तारफी क्या करता था? तो मुस्तारफी जो था वह राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, मुस्तारफी याद रखना है। मुशरिफ क्या करता था? तो मुशरिफ जो है कार्यालय को संभालने का कार्य करता था। और वाक्यान्वित क्या काम करता था? तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम करता था वाक्यान्वित, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3412। 3412 किसमें? तो ऑप्शन बी में। फिर एक तरफ है खोजकर्ता और जन्म स्थान, ऐसे सवाल 69 बीपीएससी में पूछा भी गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर जो कोलंबस है वह कहाँ का था? तो यह जो कोलंबस था दोस्तों कहाँ का रहने वाला था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था इटली का रहने वाला था। कार्टियर है, तो जेम्स कार्टियर कहाँ का था? तो जेम्स जो कार्टियर है ये फ्रांस का था। जन्म स्थान इसका कहाँ पर, मतलब जन्म स्थान पूछा गया तो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। सर फ्रांसिस ड्रेक, तो यह रहने वाला था यूनाइटेड किंगडम का। और मैगलेन की बात करें तो यह कहाँ का था? तो यह था पुर्तगाल का। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और बी का 2 हो जाएगा, सी का सॉरी बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा 3421। 3421 किसमें? तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अमृतसर की संधि महाराणा रंजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों महाराणा रंजीत सिंह और लॉर्ड किसके बीच? मिंटो के बीच अमृतसर की संधि। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब हुआ था अमृतसर की संधि? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का मात्र एक यहूदी वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड रेडिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी, क्या देन थी यह पूछा गया। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल सही है, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था, बिल्कुल ये बात सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगा, यह नहीं था। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि पर जोर दिया था, यह भी इनके द्वारा नहीं किया गया था। राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्रांतिकारियों का नाम। नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब थे दोस्तों कानपुर से। फिर नवाब हामिद अली खान, तो नवाब हामिद अली खान कहाँ पर थे? तो ये थे दिल्ली, ठीक है। फिर मौलवी अहमदुल्ला, तो मोहम्मदी सॉरी मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो ये थे लखनऊ। और मनी राम दीवान कहाँ से थे? तो ये थे असम से। एक की अगर हम बात करें तो ए का क्या हो जाएगा? 2। बी की बात करें, ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2134। 2134 किस में है? तो 2134 ये ऑप्शन डी में। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक
एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है। पहले कब आया था? 1878 में आया था। लॉर्ड लिटन लेकर इससे आया था, तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, बिल्कुल सही है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काल है, बंगाली सुधारक है, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के बारे में बंगाली, तो बंगाली से याद रखना है, बंगाली की इनके द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सोम प्रकाश, ठीक है। सोम प्रकाश किसने है? तो द्वारिकानाथ विद्याभूषण संपादक थे इसके। बंगाली का संपादक सूर्यनाथ बनर्जी थे। तो बी का 1 और डी का 3, बी का 1 और डी का 3, बी का 1 और डी का 3 एक ही ऑप्शन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बाकी मुझे नहीं मालूम था काल किसका है, तो काल के संपादक याद रखना है शिवराम महादेव परांजपे हैं काल के संपादक। सुधारक के संपादक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी आपको भी फॉलो करना है। मुझे सोम प्रकाश का मालूम था केवल, बंगाल और बंगाली का मालूम था। काल और सुधारक का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका क्या होगा, लेकिन मैंने जब ऑप्शन पर देखा तो बी का 1 और डी का 3 एक ही में था और वो था ऑप्शन ए में, तो बाकी दो देखने का जरूरत भी नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक है कौन? विवेकानंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में, पहला बात ये गलत है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, ना कि 1835 में। तो ए जिसमें है उसको हटा दीजिए, 1 इसमें खत्म हो गया। 95 का हमारा, हाँ, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेद को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था, यह बोला जा रहा है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इसमें गलत दिया गया है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, यह बिल्कुल सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, यह भी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। 95 की बात करें तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता को राजनीतिक दृष्टि से उग्रवादी तथा सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में परंपरावादी कहा गया? काफी अच्छा सवाल है, वीवीआई इसको कर लें। 96 का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। बंबई प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो यह किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था आनंद चार्लू, यानी इनसे ये जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ए का 2 हो गया, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा क्या दोस्तों 4 और डी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल ये। राइट आंसर हो जाएगा एन.सी. केलकर को चुना गया था, और किन्हें चुना गया था? आई बी सेन को चुना गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन ए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह दिया था हसरत मोहानी ने, इनकलाब जिंदाबाद का। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको वीआई कर ले। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। एनी बेसेंट होम रूल आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी एनी बेसेंट, यह कहा जा रहा है। तो याद रखना है, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की संस्थापक नहीं थे, बल्कि कर्नल ऑलकॉट और मैडम हेलेना ब्लावात्स्की, आपने नाम सुना होगा, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, न कि संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी, कब बनाई गई थी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मैंने ये सारा कवर आपको करा रखा है। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो मंदिर का नाम गांधी जी ने किस कारागार को दिया था? तो यरवदा को दिया था, यरवदा जेल को। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को
किसने विरोध किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने विरोध किया था? तो आप सोच सकते हैं किसने विरोध किया था, तो यह किया था, एक ही नाम है यहाँ पर, एनजी रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। अच्छा सवाल, वीवीआई कर लें दोस्तों इसको। 1927 से कि बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बटलर जो कमेटी गठित किया गया था वो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करने के लिए 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी को क्या किया गया था, गठित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ का नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों लुई फीचर। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ थे, लुई फीचर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो भारत परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो किस गैस की कमी होगी, यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी होगी, सिंपल सवाल है। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो याद रखना है किन सूचकांकों को, तो पारिस्थितिकी को, सामाजिक और सांस्कृतिक को और आर्थिक को, इन तीनों को आधार बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के अध्ययन के लिए हुआ था? अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिमों के लिए। सच्चर समिति से ही याद रखना है, सच्चर समिति जो था किसके लिए बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए यानी मुस्लिमों के लिए। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो याद रखना है कौन सा सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम। यह स्टेटमेंट गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चुनकर बताना है कि कौन सा सही इसमें से है। तो इकोसिस्टम जो होता है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एमजी टैंसलर ने किया था, बिल्कुल सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपभोग करता है, तो बिल्कुल गलत है, उपभोग नहीं करता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फुल डिटेल इसका पीडीएफ में आप देख लेंगे। 16 सितंबर 2024 को, अब हम करंट से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। अच्छा सवाल है, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहां से कहां तक परिचालित है? तो यह रैपिड रेल जो है दोस्तों कहां से कहां तक परिचालित है, यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से भुज के बीच यह चलाया जाएगा नमो भारत रैपिड रेल। राइट आंसर होगा ए। अगस्त 2024 में भारत में 3 नए आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इन 3 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितना हो गया? तो अब हो गया दोस्तों 85। ठीक है, और 3 नए रामसर स्थल कौन से हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा कि 9 अगस्त 2024 को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है यह स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, हमारा गलत है। ठीक है, मैं इसका डिटेल आपको बता दे रहा हूं कि कब यह पारित किया गया था और कहां से पारित किया गया था। तो 9 अगस्त 2024 को राज्यसभा नहीं बल्कि यह लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक विमान विधेयक 1934 का स्थान लेगा, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यह जो विधेयक है विमान विधेयक 1934 का स्थान लेगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे, तो यह बिल्कुल सही है। 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे वो रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उन्हें ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो यह ऑस्ट्रिया का नहीं था बल्कि यह किसका था, रूस का था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर है कि इस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, यह बोला गया है। तो यह बिल्कुल जो है दोस्तों सही स्टेटमेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का बी। केवल एक और तीन सही है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ही सही है। जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर
पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जेनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है, ये कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो वैश्विक जेनरेटिव में जो है दोस्तों भारत 5वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में चीन 38,210 पेटेंटों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, यह पूछा गया है सवाल। यानी कॉस्पर की 45वीं आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था बुसान में। बुसान कहाँ पर है? तो यह दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दक्षिण कोरिया के बुसान में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल ये, इसको बीबीआई कर लें। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका 112वां जो सत्र है दोस्तों, वह कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और आईएलओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 187 है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है G50, ये इंपॉर्टेंट काफी है। सॉरी, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बीबीआई कर लेंगे डायरेक्ट हम। मुझे लगता है कि इस बार ये G7 पूछेगा 17th बीपीएससी में। तो याद रखना है कि यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया इटली में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है, 13 से 15 जून के मध्य यह इटली के अपुलिया में संपन्न हुआ था G7 शिखर सम्मेलन। और यह संस्करण भी याद रखना है 50वां है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का क्या किया था? नेतृत्व किया था, यह बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना है एस जयशंकर नहीं थे, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही सही है। अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूची में अमेजन को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, अमेजन को नहीं बल्कि वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? वॉलमार्ट को। ठीक है, इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। तो याद रखना है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस वर्ष इसमें 9 जो है भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना है, तो यह विश्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि अंकटाड, किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा यह जारी किया जाता है। यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह जारी किया जाता है, ना कि विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो एक तो गलत हो गया, तो ये गलत और ये गलत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है क्या कि इसके अनुसार शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देशों में यूएसए को शीर्ष स्थान पर रखा गया। बिल्कुल सही है, यूएसए जो है दोस्तों फर्स्ट पे है। सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर है दोस्तों चाइना, याद रखेंगे। और भारत इसमें किस में है? तो याद रखना है 15वें स्थान पर है भारत, यानी इंडिया इसमें। हाँ, तो यहाँ पर दिया गया है, दिया भी गया है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 इसमें बिल्कुल सही है। मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा कंपनी है? यह सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त 2024 को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। 8वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 नवंबर 2023 को। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2024 को।
ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3142 3124 किस में, तो सी में है। जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका जो सफल जो परीक्षण किया गया वहां पर, कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया था कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा, मालूम होगा आपको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, यह बोल रहा है। तो 1 मई 2024 को, तो बिल्कुल यह सही है दोस्तों। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया। तो इसका जो परीक्षण है दोस्तों, पोखरण राजस्थान से नहीं बल्कि उड़ीसा में जो स्थित है समुद्री तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका किया गया था, ना कि पोखरण से किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अभ्यास दस्तलिक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह कहा जा रहा है। बिल्कुल सही है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और किर्गिस्तान नहीं बल्कि भारत और उज्बेकिस्तान, किसमें? उज्बेकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये खत्म, ये खत्म। यह इसका 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुआ। तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? याद रखना, यह हुआ तो उज्बेकिस्तान में ही आयोजित हुआ था। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो याद रखना है किस देश के हुए हैं मिशेल बर्नियर प्रधानमंत्री, तो फ्रांस के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 21 सितंबर 2024 को आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह बोला जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। तो याद रखना, वह दिल्ली की चौथी महिला नहीं बल्कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, ना कि चौथी। तो यह गलत है, केवल एक सही। जुलाई 2024 में कौन कौन सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। राइट आंसर की बात करें तो यह है रॉबर्ट किथ रे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सितंबर 2024 में हिंदी फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। बिल्कुल सही है। मेघना गुलजार इस फिल्म की निर्देशक हैं, यह बोला जा रहा है। तो मेघना गुलजार नहीं है बल्कि यह है किरण राव। कौन है? किरण राव। यह स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में इसका लोकार्पण किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के पदक विजेताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चीन 94 स्वर्ण सहित कुल 220 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो बिल्कुल जो है दोस्तों सही स्टेटमेंट है ये। ग्रेट ब्रिटेन 49 स्वर्ण सहित कुल 124 पदक जीते और पदक तालिका में स्थान दूसरा रहा। तो यह भी बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 स्वर्ण सहित 102 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखना है यह स्टेटमेंट जो है में गलत दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, याद रखना, 36 स्वर्ण जीता है और टोटल 105 इसने जीता है और यह पदक तालिका में तीसरे स्थान पर था, यानी थर्ड रैंक कर था ये। भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक जीते और पदक तालिका में 18वां स्थान रहा। तो बिल्कुल सही है कि 7 स्वर्ण जीता गया था और टोटल 29 पदक जीता गया था, जिसमें से 7 स्वर्ण था, 9 क्या था दोस्तों? सिल्वर था और 13 क्या था? ब्रॉन्ज था। ठीक है, याद रखना है 13 क्या था? ब्रॉन्ज था और इसमें 18वें स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस में है? तो 1, 2 और 4 सी में है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दिवस 14 सितंबर 2024 को देश भर में मनाया गया। बिल्कुल सही है। और 14 सितंबर 1952 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था, ये बोला गया है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 14 सितंबर 1949 को किया गया था, ना कि 1952 को। यह स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है।
हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 2024 कहाँ आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों केरल के कोच्चि में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुभद्रा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही है। यह महिला केंद्रित दूसरी सबसे बड़ी योजना है। तो यह महिला केंद्रित दूसरी नहीं बल्कि पहली सबसे बड़ी योजना है सुभद्रा योजना। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे, यह बोला गया है। तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है कि 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि 2 समान किस्तों में यानी प्रति वर्ष 10,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किए जाएंगे। तो यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 किस में, तो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की। बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है दोस्तों कब किया गया था, दादा साहेब फाल्के की अगर हम बात करें तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है कब किया गया था, तो 1962 यहाँ पर दिया गया है। क्या यह सही है? तो याद रखेंगे दोस्तों यह गलत है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत 1962 में नहीं किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में 2024 में लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। तो लोथल और किसके बीच हुआ है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 137 का। इंपॉर्टेंट है पहली बात की ये सवाल याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और वियतनाम के बीच यह समझौता हुआ है। ठीक है। सितंबर 2024 में पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने हेतु मिशन टोटल सेग्रीगेशन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था वह किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा। सितंबर 2024 में कौन बिहार के राज्य सूचना आयुक्त बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई इसको कर लें। तो कौन बनाए गए हैं, तो राज्य सूचना आयोग बनाए गए हैं ब्रजेश मेहत्रा और प्रकाश कुमार। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बापू टावर का अनावरण किया। तो बापू टावर का अनावरण कहाँ पर किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, तो इसका अनावरण किया गया है पटना जिले में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 में भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ। तो बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ था, तो यह हुआ था पटना जिले में। जुलाई 2024 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार। अब यहाँ पर दिया गया है 143, ये सब रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है और कुछ मैथ से रिलेटेड सवाल है, इसे आप लोग बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में आप बस आज इतना ही, ये पूरा आंसर दिया गया, पूरा डिटेल भी दिया गया। तो दोस्तों ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।